हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं रेलवे एग्ज़ाम में पूछे गए 12 आसान प्रश्न की। जी हाँ दोस्तों, मैं आसान इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज के इस सेशन का जो भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे आपके बेसिक कंसेप्ट पे आधारित है। और अगर आपको साइंस का बेसिक कंसेप्ट मालूम है तो मेरे ख्याल से आज के सेशन का जो भी क्वेश्चन है उसको आप आसानी से कर लीजिएगा। दोस्तों, सेशन की शुरुआत करने से पहले कुछ 2-4 इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता दूं क्योंकि आप सबों का ये क्वेरी था। सबसे पहला क्वेरी था कि सर बायो की क्लास कब से स्टार्ट हो रही है। हालांकि मैंने आपको बताया था कि बायो की क्लास हम लोग 1 दिसंबर से स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन कुछ इश्यूज़ होने के चलते आपका ये डेट टल गया और हम लोग बायोलॉजी की क्लास 3 दिसंबर यानी कि कल से स्टार्ट कर रहे हैं। और हम लोग का जो बायोलॉजी का पहला टॉपिक होगा वो होगा मेजर ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। जो पहला टॉपिक होगा वो होगा मेजर ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी की विभिन्न शाखाएं। बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है आपका और आपके एनटीपीसी एग्जाम में लगभग 20 क्वेश्चन आपके इस टॉपिक से पूछे गए हैं। तो हम लोग कल के सेशन में जो बायोलॉजी का सेशन होगा उसमें पहले मेजर ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी को कवर करेंगे। इसके लिए मैं आपको 2 वीडियो दूंगा और दोनों में 10-10 क्वेश्चन का सेट होगा ताकि आपको क्वेश्चन का प्रकृति भी समझ में आए और उसका कंसेप्ट भी समझ में आए। साथ ही साथ आप में से बहुत सारे बोल रहे थे कि सर बिहार पुलिस के लिए भी साइंस की क्लास का शुरुआत करा जाए। तो मैं बता दूं आपको कि बिहार पुलिस का आपका क्लास जो है वो 5 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है और हम लोग बिहार पुलिस के क्लास में साइंस टेस्ट की बात करने वाले हैं। किसकी बात करने वाले हैं? साइंस टेस्ट की, जिसमें हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे ताकि आप क्वेश्चन के प्रकृति को समझ पाएँ और उसी हिसाब से आप अपने टॉपिक को क्लियर कर पाएँ। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि मेरी कोशिश रहेगी कि आपके एग्जाम से पहले मैं बायोलॉजी के ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक को कवर करा सकूं ताकि आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल हो। आज के इस सेशन का जो भी क्वेश्चन है उसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप वहाँ से जा करके ले सकते हैं। साथ ही साथ मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है और वीडियो से आप कुछ सीखते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि इस तरह का एग्जाम रेलेवेंट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसका भरपूर फ़ायदा उठा पाएँ। बहरहाल आइए अपनी सेशन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि जिंक सल्फेट के मिश्रण में कॉपर धातु को डुबोया जाता है तो पानी बनता है, कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। जिंक ऑक्साइड बनता है, कॉपर सल्फेट बनता है। हालांकि ये क्वेश्चन मैंने आपको रिसेंटली ही पीछे के किसी सेशन में बताया है और आप सबों को मैंने बताया था कि जब आप जिंक सल्फेट यानी कि ZnSO4 के मिश्रण में कॉपर को डुबोते हैं तो सर कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती है। क्या मैंने बताया था सर आपको कि जब आप जिंक सल्फेट के मिश्रण में कॉपर को डुबोते हैं तो सर कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती है। कारण क्या होता है? तो आप सबों को मालूम है कि जिंक जो है वो कॉपर से क्या होता है सर, ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है। जिंक जो है वो कॉपर से क्या होता है, ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है। इसीलिए आपके जिंक सल्फेट और कॉपर के बीच में कोई रिएक्शन नहीं होता है। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और इस बात को हमेशा ध्यान में रखेंगे कि जिंक जो है वो कॉपर से क्या है, ज़्यादा अभिक्रियाशील है, या आपका कॉपर जो है जिंक से क्या है सर, कम अभिक्रियाशील है। मेरे मित्र आप सभी कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में जिंक ऑक्साइड बनता है, तो जिंक ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? तो ध्यान में रख लेंगे सर, ZnO आपके जिंक ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है। आप कहेंगे सर हमारे ऑप्शन में कॉपर सल्फेट है, तो यहाँ पे आप देख ही रहे हैं सर CuSO4 को हम लोग क्या कहते हैं, कॉपर सल्फेट कहते हैं। आप कहेंगे सर हमारे ऑप्शन में पानी भी है, उसको भी आप बता ही दीजिए। तो आपको मालूम है कि पानी का फॉर्मूला क्या होता है, H2O होता है। ध्यान में रखेंगे कि पानी के फॉर्मूला से आपको 2 प्रश्न कंटिन्यू पूछे जाते हैं। पहला कि पानी के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भार के विचार से किस अनुपात में जुड़े हुए रहते हैं? तो आप कहेंगे सर 1:8 के रेशियो में जुड़े हुए रहते हैं। कौन सर? भार के विचार से हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। भार के विचार से हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन पानी में 1:8 के रेशियो में जुड़े रहते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे ये पूछा जाए कि वाटर के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का आयतन के हिसाब से क्या अनुपात होता है,
तो आप कहेंगे 2:1 होता है। आयतन के हिसाब से क्या अनुपात होता है सर? तो 2:1 होता है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि बेंजीन के एक अणु में डैश दोहरे आबंध होते हैं। जी हाँ, आपसे पूछा जा रहा है कि C6H6 जिसको आप बेंजीन बोलते हो, जिसको आप बेंजीन बोलते हो, तो इसमें कितने डबल बॉन्ड होते हैं? इसमें कितने डबल बॉन्ड होते हैं, दोहरे आबंध कितने होते हैं, ये चीज़ आपको बताना है। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि बेंजीन जो है आपका ये क्या है सर? तो चक्रीय यौगिक है, और इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं। बेंजीन आपका क्या है सर? चक्रीय यौगिक है, एरोमेटिक कंपाउंड है। जब आप इसमें बॉन्ड की बात करते हो, तो जब आप इसके स्ट्रक्चर को देखोगे तो आप कहोगे सर यहाँ पे C होगा, फिर C और फिर C और फिर यहाँ पे C और फिर यहाँ पे C, यहाँ पे C। क्यों? क्योंकि हमारे बेंजीन में टोटल कार्बन परमाणु कितने होते हैं? 6, और टोटल हाइड्रोजन परमाणु कितने होते हैं? 6। ध्यान दीजिए कि कार्बन कार्बन में क्या होता है? पहले डबल बॉन्ड बनता है, फिर आपका कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, और फिर आपका डबल बॉन्ड, फिर आपका सिंगल बॉन्ड, और फिर आपका डबल बॉन्ड, और फिर आपका क्या होता है सर? सिंगल बॉन्ड बनता है। आप क्या देख रहे हैं कि बेंजीन का जो आप स्ट्रक्चर यहाँ पे देख रहे हैं, इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें सिंगल बॉन्ड की संख्या कितनी है? सिंगल बॉन्ड की संख्या कितनी है? तो आप कहेंगे सर 3। अच्छा ध्यान दीजिए कि डबल बॉन्ड की संख्या कितनी है? तो आप कहेंगे सर 1, 2 और 3। मतलब क्या कि आपके बेंजीन में डबल बॉन्ड की संख्या कितनी होती है? 3 होती है, और सिंगल बॉन्ड की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बेंजीन के एक अणु में डैश दोहरे आबंध होते हैं। आप क्या कहिएगा? सर 3 दोहरे आबंध होते हैं। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि 10 kg द्रव्यमान वाली एक वस्तु 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वेग के साथ गतिमान है। वस्तु में निहित डैश। थोड़ा सा क्वेश्चन को यहाँ पे सुधार करके आप लोग लिखिएगा। क्या लिखिएगा सर? क्वेश्चन लिखिएगा कि 10 kg द्रव्यमान वाली एक वस्तु 2 मीटर पर सेकेंड के वेग से गतिमान है। ठीक है सर? जो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है क्वेश्चन में, उसको आप काट लेंगे। तो 2 मीटर पर सेकेंड के वेग से गतिमान है, और आपसे कहा जा रहा है कि वस्तु में निहित संवेग डैश है। निहित संवेग डैश है। तो आप कहेंगे कि सर हमको पता है कि संवेग का फॉर्मूला होता है mv। संवेग को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? p से, और फॉर्मूला क्या होता है? mv। यानी कि वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। तो देखिए आपके क्वेश्चन में वस्तु का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है? आप कहेंगे 10 kg। वस्तु किस वेग से गतिमान है? आप कहेंगे सर 2 मीटर पर सेकेंड के वेग से। तो आप संवेग नहीं निकालेंगे, आराम से निकालेंगे। क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर वस्तु का द्रव्यमान है 10 kg और मेरा वेलोसिटी कितना है? 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो जाएगा 10 दूना 20 kg मीटर पर सेकेंड। आप कहेंगे केजी मीटर पर सेकेंड क्यों बोल रहे हैं? तो भाई संवेग का यूनिट क्या होता है? तो मास का यूनिट और वेलोसिटी का यूनिट दोनों का गुणनफल होता है। तो इसी को ना हम लोग पढ़ते हैं केजी मीटर पर सेकेंड। किसका यूनिट होता है? संवेग का यूनिट होता है। तो यहाँ पे आप 20 kg मीटर पर सेकेंड लगा दीजिए, या आप इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं 20 kg मीटर और सेकेंड पे पावर में -1 दे सकते हैं। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि जिंक कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर अलग कर सकता है, क्योंकि जिंक क्या होता है?
ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है कॉपर से, इसीलिए कॉपर सल्फेट्स के विलयन से जिंक क्या कर सकता है, कॉपर को अलग कर सकता है। आपको जस्ट मैंने पीछे के सेशन में या अभी आज के इस सेशन में भी मैंने आपको पहले क्वेश्चन में ये कंसेप्ट बताया कि आपका जो जिंक होता है वो कॉपर से ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है, इसलिए कॉपर सल्फेट से जिंक क्या करता है, कॉपर को अलग हटा देता है। तो आपको मैंने कंसेप्ट बताया और आपको क्वेश्चन मिल गया। तो क्या होगा इसका आंसर आप बताइए। आप कहेंगे सर हमारे पहले ऑप्शन में दिया हुआ है कि कॉपर के तुलना में कम अभिक्रियाशील होता है। बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि जिंक जो है कॉपर के तुलना में ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है। आपके दूसरे ऑप्शन में दिया है कॉपर की तुलना में अधिक ऑक्सीजन होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन का कोई मायने ही नहीं निकलता है। तीसरे ऑप्शन में दिया है कॉपर की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होता है। आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है सर? तो ऑप्शन नंबर 3 है। क्या है सर? ऑप्शन नंबर 3। क्या कि जिंक जो होता है वो क्या होता है सर? ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है। जिंक ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है किससे सर? तो सर कॉपर से। इसीलिए कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को जिंक क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है और क्या बना लेता है? जिंक सल्फेट बना लेता है। आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, आपसे क्या पूछा जा रहा है? बड़ा ही सरल सा सवाल। मैंने आपको ये क्वेश्चन भी पीछे के सेशन में बताया। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 18 से 36 वाले तत्व किस आवर्त में रखे जाते हैं? मेरे भाई आपके पिछले क्वेश्चन में क्या था कि परमाणु संख्या 11 से 18 तक के तत्व किस आवर्त में पाए जाते हैं? तो आपने देखा था कि ये तीसरे आवर्त में पाए जाते हैं। किस आवर्त में सर? तीसरे आवर्त में। आज के क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है कि परमाणु संख्या 18 से 36 तक के तत्व किस आवर्त में पाए जाएंगे? तो आप सभी कहेंगे सर चौथे आवर्त में। किस आवर्त में? चौथे आवर्त में। और मैंने इसी सब टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको पूरा चार्ट बता दिया था और उम्मीद करते हैं कि आप लोग उसको याद कर चुके होंगे। अच्छा ये बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो आप कहेंगे सर परमाणु संख्या 18 से 36 तक के तत्व आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में पाया जाएगा। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, आपसे क्या पूछा जा रहा है? बड़ा ही आसान सा सवाल। आपसे पूछा जा रहा है कि पानी के 340 ग्राम विलयन में 60 ग्राम साधारण नमक है। द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में विलयन की सांद्रता ज्ञात कीजिए। आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है? क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि विलयन की सांद्रता क्या होगी, इस चीज़ को आपको बताना है। विलयन की सांद्रता क्या होगी इस चीज़ को आपको बताना है। जबकि कहा जा रहा है कि 340 ग्राम पानी में 60 ग्राम नमक मिलाया जाता है। क्वेश्चन को थोड़ा सा सुधार कीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन जिस रूप से कह रहा है उस रूप से आपका क्वेश्चन नहीं है। आपके क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि पानी के 340 ग्राम विलयन में 60 ग्राम साधारण नमक है। इसका मतलब ये हो गया कि टोटल विलयन आपका 340 ग्राम है और इसमें 60 ग्राम नमक है तो 280 ग्राम पानी है। नहीं, क्वेश्चन कह रहा है कि पानी के 340 ग्राम विलयन में 60 ग्राम साधारण नमक को मिलाया जाता है। 60 ग्राम साधारण नमक को मिलाया जाता है। ऐसे होगा क्वेश्चन। 60 ग्राम साधारण नमक को क्या किया जाता है सर? मिलाया जाता है। तब आपसे पूछा जा रहा है कि विलयन की सांद्रता द्रव्यमान प्रतिशत में क्या होगी। विलयन की सांद्रता द्रव्यमान प्रतिशत में क्या होगी? मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि विलयन की हम लोग द्रव्यमान प्रतिशत कैसे निकालते हैं? तो हम लोग कहते हैं सर इसका फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट बटा मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पे टोटल लिखिए, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन गुना 100। आप कहेंगे हिंदी में काहे नहीं लिख दिए सर? तो यहाँ पे आप लिख लीजिए सर हिंदी में विलय का द्रव्यमान बटा कुल विलयन गुना 100। इस फॉर्मूला से हम लोग किसी भी विलयन का क्या निकालते हैं? द्रव्यमान प्रतिशत निकालते हैं। आप कहेंगे सर हमको कैसे पता चलेगा कि विलय कौन होगा और विलयन कौन होगा? तो मेरे भाई हमेशा ध्यान में रखना कि जब भी आप विलयन की बात करोगे तो इसमें दो चीज़ हमेशा होगा। पहला तो आपका विलय और दूसरा आपका विलायक। ध्यान में रखेंगे कि विलय को इंग्लिश में हम लोग सॉल्यूट कहते हैं।
विलायक को इंग्लिश में हम लोग सॉल्वेंट कहते हैं। जैसे कि मैं बात कर लूँ यहाँ पे आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, पानी में नमक को मिलाया जा रहा है, पानी में नमक को मिलाया जा रहा है, तो पानी आपका क्या हो गया सर? विलायक हो गया। पानी आपका क्या हो गया? विलायक, और नमक आपका क्या हो गया? विलय। हमेशा ध्यान में रखेंगे कि आपके क्वेश्चन में जो चीज़ छोटा अमाउंट में रहेगा वो विलय होगा, और जो चीज़ बड़ा अमाउंट में रहेगा वो आपका विलय होगा। आपके क्वेश्चन में कहा जा रहा है 340 ग्राम पानी में 60 ग्राम साधारण नमक को मिलाया जाता है, तो 340 ग्राम पानी ज़्यादा कि 60 ग्राम नमक ज़्यादा? आप कहेंगे सर पानी ज़्यादा, तो आपका विलायक कितना है? अब आप बताइए। आप कहेंगे गुरुजी 340 ग्राम होगा। विलय कितना है? अब बताइए। आप कहिए भूलिएगा विलायक और विलय को पहचानने के लिए, तो आप कहेंगे सर 60 ग्राम है। अच्छा, जब ये दोनों मिलेगा तभी ना बिलियन बनेगा, तो टोटल बिलियन आपका कितना हो जाएगा? कुल बिलियन। तो आप कहेंगे गुरुजी कुल बिलियन हो जाएगा 340 प्लस 60 जोड़ देंगे तो 400 ग्राम हो जाएगा। अब आपसे क्या कहा जा रहा है कि इस 400 ग्राम बिलियन में विलय की जो द्रव्यमान प्रतिशत है वो कितनी है? तो बड़े ही आसानी से बनाएंगे। विलय का द्रव्यमान कितना है सर? 60 ग्राम। कुल बिलियन कितना सर? 400 ग्राम। अब गुना क्या हो जाएगा? 100। भैया ई जीरो कट जाएगा, 15 चौका क्या हो गया सर? 60। मतलब आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आ गया सर? 15%। तो आप क्या कहेंगे? हमारे इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर 3। तो कहीं भी आपको क्वेश्चन इस टाइप का मिले जिसमें आपको द्रव्यमान प्रतिशत निकालने के लिए बोला जाए, तो आप फार्मूला याद रखेंगे, विलय का द्रव्यमान बटा कुल बिलियन का द्रव्यमान गुना 100। विलय क्या होता है? तो क्वेश्चन में जो चीज कम अमाउंट में रहेगा वो क्या हो जाएगा? मेरा विलय हो जाएगा, और जो ज्यादा अमाउंट में रहेगा वो क्या हो जाएगा? विलायक हो जाएगा। कुल बिलियन किसको बोलेंगे? तो जितना विलायक होगा और जितना विलय होगा दोनों को जोड़ देंगे तो मेरा कुल बिलियन आ जाएगा। फार्मूला पे सेट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, आपसे क्या पूछा जा रहा है? बहुत ही आसान सा सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि के कोष में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या है? आप सभी कहेंगे सर 2। मैंने बहुत बार बताया है। आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। लेकिन आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जो अभी भी कहेंगे नहीं समझे। कोई बात नहीं भाई, ये मान लो कि परमाणु है, परमाणु के बीच में नाभिक होगा, नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार मार्ग होती है। अब नाभिक से सटा हुआ जो कक्षा होता है उसको हम लोग के से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद का कक्षा जो होता है एल से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद जो होता है एम से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर एक बादो कोई है तो सर ओकरा एन से, अगर इसके बाद भी कोई है तो ओकरा ओ से। आप सबों को मालूम होना चाहिए कि परमाणु के एक कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 2n² होती है, जहाँ पे n क्या है सर? n कक्षा की संख्या। n क्या है? कक्षा की संख्या है। तो मेरे मित्र, अगर आपका k जो है ये पहला कक्षा है तो इसकी कक्षा संख्या कितनी होगी? 1 होगी। तो भाई 2 × 1 का स्क्वायर कर दो ना, 2 आ गया। l आपका दूसरा कक्षा है तो 2 × 2 का स्क्वायर करो, 8 आ जाएगा। m आपका तीसरा कक्षा है तो 2 × 3 का स्क्वायर करो, कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। आपका n चौथा कक्षा है तो 2 × 4 का स्क्वायर करो, 32 हो जाएगा। o आपका पांचवा कक्षा है तो 2 × 5 का स्क्वायर करो, 50 हो जाएगा। तो आप ऐसे ही याद रख लीजिएगा कि k कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, l में 8, m में 18, n में 32, o में 50। बस यही कंसेप्ट आपको याद रखना है। यही वाला जड़ी याद है ना आपको, तो इससे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसका जवाब आसानी से दे पाएंगे। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, क्या पूछा जा रहा है? बहुत ही आसान सा सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि अस्थि कोशिकाएं एक हार्ड मैट्रिक्स में अंतः स्थापित होती है जो बना होता है। आपका अस्थि किससे बना होता है? आप कहेंगे सर जी कैल्शियम और फॉस्फेट, कैल्शियम एवं फॉस्फेट से बना होता है। तो आप खुद बताइए आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर। आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा सर? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, आपसे क्या पूछा जा रहा है? बड़ा ही आसान सा सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि जब तत्वों को परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो बीच वाले तत्व का परमाणु भार अन्य दो तत्वों के परमाणु भारों का लगभग औसत होता है। इस नियम को जाना जाता है। आपके ऑप्शन में दिया हुआ है मेंडलीव के नियम के रूप में, न्यूटन का नियम, न्यूलैंड का अष्टक नियम, डॉबरेनर के त्रियक नियम का। कैसे जाना जाता है? आप सभी कहेंगे सर ये नियम डॉबरेनर के त्रियक नियम के रूप में जाना जाता है। डॉबरेनर के
तिर्यक नियम के रूप में जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा कि डॉबरेनर ने अपना ट्राइड रूल किसके लिए दिया था सर? तो तत्वों को आवर्त सारणी में सजाने के लिए दिया था। और क्या बताया था कि अगर कोई 3 तत्व ए बी सी हो और इसको बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया जाए तो बीच वाले तत्व का जो परमाणु द्रव्यमान होगा वो किनारे वाले दोनों तत्वों का क्या होगा? औसत होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे मित्र आप सभी कहेंगे सर हमारे ऑप्शन में मेंडलीफ का भी नियम है। तो मेंडलीफ ने भी पीरियोडिक टेबल के लिए ही, आवर्त सारणी के लिए ही अपना रूल दिया था और इन्होंने क्या बताया कि तत्व का जो भौतिक और रासायनिक गुण होता है वो उसके परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होता है। तो आप इस चीज़ को भी याद रखिएगा। आप कहेंगे न्यूटन का नियम, तो भाई मेरे न्यूटन का गति नियम आप सबों को याद होगा, इसमें कहीं से भी कोई शक नहीं है। और न्यूलैंड का अष्टक नियम, ये चीज़ भी मैंने आपको बताया था। न्यूलैंड ने तत्वों को आवर्ती क्रम में सजाने हेतु अपना नियम दिए थे और उसी को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूलैंड का अष्टक नियम कहते हैं। और इन्होंने क्या बताया था कि अगर तत्वों को उसके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया जाए तो पहले तत्व का जो गुण होगा वो 8वें तत्व के गुण के क्या होगा? समान होगा। तो आप इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, आपसे क्या पूछा जा रहा है? बड़ा ही आसान सा सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि प्रतिबल का प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? आपका ऑप्शन दिया हुआ है भार, आयतन, द्रव्यमान, क्षेत्रफल। क्या होगा? तो मेरे भाई प्रतिबल का डेफिनेशन ही होता है क्या कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल क्या कहलाता है? प्रतिबल कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रतिबल कहलाता है। तो भाई मेरे आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्रतिबल का प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? आप कह रहे हैं कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर जो बल लगेगा वो क्या होगा? मेरा प्रतिबल होगा। तो प्रतिबल का प्रभाव किस पर निर्भर करेगा? आप कहेंगे क्षेत्रफल पर निर्भर करेगा। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे मित्र आपके ऑप्शन में भार भी दिया हुआ है। तो आप सबों को मालूम है कि भार को हम लोग W से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला क्या पढ़ते हैं? mg पढ़ते हैं। भार आपका क्या है? एक सदिश राशि है। भार क्या है आपका? सदिश राशि है। आप कहेंगे हमारे ऑप्शन में आयतन भी दिया हुआ है। तो भाई मेरे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं? आयतन कहते हैं। आप कहेंगे सर हमारे ऑप्शन में द्रव्यमान दिया हुआ है। तो याद रखेंगे कि द्रव्यमान आपका क्या है? अदिश राशि है, जबकि वस्तु का भार जो है वो क्या है? सदिश राशि है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, बड़ा ही आसान सा सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि एक दुकानदार एक माह में 250 यूनिट ऊर्जा का उपयोग करती है। कितना ऊर्जा का उपयोग जूल में किया गया? क्या कहा जा रहा है कि कोई दुकानदार है वो 250 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग कर रही है। 250 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग कर रही है। तो ये इतना उपयोग जो इलेक्ट्रिसिटी का वो यूनिट के रूप पे कर रही है, तो यही यूनिट जूल में क्या होगा ये चीज़ आपको बताना है। मेरे मित्र आप सबों को मालूम है कि आपका एक यूनिट कितना के बराबर होता है? तो आप कहते हैं 1 किलोवाट आवर के बराबर होता है। 1 किलोवाट में कितना जूल होता है? तो आप कहते हैं 3.6 × 10⁶ जूल होता है। अरे भाई जब आपको 1 किलोवाट में इतना जूल पता है तो और एक यूनिट में 1 किलोवाट होता है, तो यहाँ पे 250 यूनिट है, तो इसका मतलब क्या हो गया? 250 किलोवाट हो गया। तो 250 किलोवाट आवर में कितना जूल होगा? आप कहेंगे कैसा बात कर रहे हैं? 1 kWh में इतना जूल, 250 में दोनों को गुणा कर देंगे। तो कर दीजिए ना सर जी, देर काहे कर रहे हैं? 3.6 × 10⁶ हो जाएगा। चलिए यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा, ये 0 और ये 0 कैंसिल हो जाएगा। 36 और 25 को गुना कीजिए, 6 5 30, 5 3 15, 3 18, 6 2 12, 3 2 6 1 7, 0 8 2 10, ये हो गया 9। तो 900 × 10⁶, इसको और थोड़ा सजा के लिख लेते हैं। तो 9 × 10⁻² × 10⁶ कह सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं होगा गुरुजी, दोनों का बेस समान है, पावर क्या होगा? जुट जाएगा। 9 × 10⁻, कितना? 8 जूल।
आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 होगा। ध्यान में रखेंगे कि एक यूनिट 1 किलोवाट आवर के बराबर होता है और 1 किलोवाट आवर में आपका इतना जूल होता है। आपसे पूछा जा रहा है 250 यूनिट में कितना जूल ऊर्जा खर्च हुआ, तो भैया एक यूनिट 1 किलोवाट आवर, तो 250 यूनिट 250 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर में इतना जूल होता है, तो 250 किलोवाट में गुना कर देंगे तो ना आ जाएगा, आराम से आ जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, आपसे क्या पूछा जा रहा है? बड़ा ही आसान सा सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि जब सोडियम सल्फेट समाधान बेरियम क्लोराइड विलयन के साथ मिलाया जाता है तो कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है, सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, बेरियम क्लोराइड बनता है, बेरियम सल्फेट बनता है। क्या होगा इसका आंसर? मेरे मित्र, आपसे पूछा जा रहा है कि जब सोडियम सल्फेट में Na2SO4 में बेरियम क्लोराइड यानी कि BaCl2 को मिलाया जाता है तो क्या बनेगा? आप सभी कहेंगे सर बेरियम सल्फेट बनेगा, BaSO4 बनेगा। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि सर जब सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम यहाँ पे प्लस में है, SO4 2 माइनस में है, बेरियम आपका प्लस में है, क्लोरीन आपका माइनस में है। तो भाई मेरे ये बेरियम जो है प्लस जो है वो किसके साथ जुड़ जाएगा? माइनस वाले के साथ। और ये प्लस जो है किसके साथ जुड़ जाएगा? माइनस वाले के साथ। तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बना लेगा। तो आपकी किस ऑप्शन में दिया हुआ है सर बेरियम सल्फेट? आप कहेंगे ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर सर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक के सारे सवालों को आप आसानी से समझ पाए होंगे। अब इससे संबंधित जो भी सवाल आपको कहीं भी मिलेगा उसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।